तो टाइप 3 में क्या होता है कि उसमें कोई भी चार्ज फिक्स नहीं होता है, सब मूवेबल होते हैं। तो हमें एक ऐसा चार्ज रखना होता है और एक ऐसी जगह पे रखना होता है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो फर्स्ट स्टेप उसमें होती है कि पहले वो पॉइंट फाइंड करो कि कहाँ पे उस चार्ज को रखना है। तो फर्स्ट स्टेप टाइप 2 के जैसे हो जाएगा, वो आपको पिछले क्लास में आपको समझा दिया है ना। फिर स्टेप 2 इसमें क्या होता है कि जो दो चार्ज थे ऑलरेडी, उनमें से किसी भी एक को आप इक्विलिब्रियम में ले आओ, तो ओवरऑल पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब यहाँ 2 की जगह 3 चार्ज भी हो सकते हैं, 4 चार्ज भी हो सकते हैं, लेकिन मेथड सेम रहेगा। ठीक है, कैसे सेम रहेगा देखो, एक हम कर लेते हैं फिर आप सीख जाओगे। मान लो कि अगर यहाँ पे 4 चार्ज होते हैं, एक स्क्वायर होता और स्क्वायर के चारों कोनों पे एक एक चार्ज होता, क्यू क्यू क्यू, और ये मान लो वो क्यू नॉट है। नहीं, क्यू नॉट नहीं, यहाँ भी क्यू है, 4 चार्ज है ना। जैसे वहां 2 होते थे, यहाँ पे 4 है। जैसे वहां पे 2 थे ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, जैसे 9 क्यू एंड क्यू। तो हमको हाँ क्यू सर। नॉट को एक ऐसी जगह पे रखना था जहाँ पे सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में जाए। वैसे यहाँ कुछ केस है कि ये एक भी चार्ज यहाँ फिक्स नहीं है, चारों मूवेबल हैं, तो चारों पे फोर्स लग सकता है। जैसे ये इसको इधर धक्का मार रहा है, ये इसको इधर धक्का मार रहा है, ये इधर धक्का मार रहा है, तो नेट फोर्स इधर लग रहा है, जो हमने कैलकुलेट भी किया है। यानी कि इस पे नेट फोर्स इधर लग रहा है, इस पे नेट फोर्स इधर लग रहा है, इस पे नेट फोर्स इधर लग रहा है, इस पे नेट फोर्स इधर लग रहा है। तो अगर मैं चारों चार्जों को अगर फ्री छोड़ दूंगा तो ये चारों भाग जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज को आपको रखना है, तो आपको ये बताना है कि उस चार्ज को कहाँ पे रखा जाए और वो चार्ज कितना हो, उसका नेचर क्या हो, प्लस हो माइनस हो, ताकि टोटल पांचों चार्ज टोटल 5 चार्ज हो जाएंगे ना, तो वो पांचों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये सवाल है ना। करो देखो, बताओ आंसर। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप से हमने पॉइंट फाइंड किया, तो पॉइंट कहाँ गया, बीचों बीच में ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पे चार्ज हमने क्यू नॉट रख दिया, ऐसे मान लो। तो ये वो पॉइंट है जहां पे रखने से इस पॉइंट पर नेट फोर्स इन चारों चार्ज की वजह से इस सेंटर पर नेट फोर्स 0 होगा, और ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो हमने डायरेक्टली कैसे बोल दिया, क्योंकि यहाँ भी चारों चार्जों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो सेंटर में होगा। अदरवाइज वो पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ता फोर्स लगा लगा के, है ना। पर यहाँ भी चारों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमने बोल दिया कि ये बीचों बीच में आ जाएगा, है ना। तो स्टेप 1 से हमने पॉइंट तो फाइंड कर लिया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने पॉइंट को फाइंड करना होता है। अब स्टेप 2 क्या होती है कि जो चार्ज फोर्स लगा रहे थे, यानी कि ये चारों में से किसी भी एक पर आपको क्या करना है, फोर्स बैलेंस करना है ना। भाई यहाँ क्यू नॉट पे तो फोर्स बैलेंस है, ये तो मानते हो ना, क्यू नॉट पे तो एफ नेट 0 हो जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। ये वही पॉइंट तो होता है, स्टेप 1 में हम यही पॉइंट तो निकालते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां पे जो चार्ज दिए गए हैं उनका नेट फोर्स वहां पे 0 होना चाहिए। तो पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमें लेकिन पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है। भैया अगर ये चारों चार्ज अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा, अच्छी बात है। लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये अपनी जगह चेंज कर देंगे तुरंत जैसे इनको मौका मिलेगा। तो हमें क्या करना है इस पॉइंट पर, अच्छा इस पॉइंट तो हमने निकाल लिया। अब इन चारों में से किसी पे भी नेट फोर्स 0 करना है, उससे हमें क्यू नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। चलो तो भैया इस पे कर लेते हैं हम नेट फोर्स 0, है ना। तो पहले इस पे फोर्स लगाओ, कहाँ कहाँ लग रहा है। इस वाले क्यू की वजह से तो फोर्स एक इधर लग रहा है, इस वाले क्यू की वजह से एक फोर्स इधर लग रहा है। इसको हम निकाल भी चुके हैं, ये F1 माना था, ये F2 माना था, और एक इस वाले क्यू की वजह से फोर्स इधर लग रहा है ना। इसको हमने F2 बोला था। और नेट फोर्स आया था इस क्यू की वजह से इधर F1 लग रहा है, इस क्यू की वजह से भी F1 लग रहा है। सिमेट्री से मैं कह सकता हूँ चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है ना। और इस वाले क्यू की वजह से यहाँ पे कितना लग रहा है, F2 लग रहा है। तो हमने F1 और F1 का रिजल्टेंट निकाला था, याद हो तो वो इधर आया था, √F2F1, और फिर हमने दोनों को जोड़ दिया था, तो एक F नेट निकल के आया था। मतलब
अब हमें तो इक्विलिब्रियम में लाना है ये वाला चार्ज Q, तो इस Q नॉट को क्या करना पड़ेगा, इस Q नॉट को इस Q को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, जो ये F नेट आया ना इन तीनों का मिलके, F1 और F2 और F1 का मिलके, इस F नेट के बराबर ये वाला अट्रैक्शन होना चाहिए। तो हम इस पे फोर्स बैलेंस करेंगे और Q नॉट की वैल्यू निकालेंगे। अरे बात समझ में आई, करें अब? हाँ सर। चलो, हाँ सर। तो हमने फर्स्ट स्टेप तो कर ली, उससे ये वाला पॉइंट निकाल लिया, हमें पता था इसलिए हम डायरेक्टली लिख दिया। अब इसके ऊपर कर रहे हैं, तो इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, ये दोनों फोर्स बराबर हैं, सिमेट्री से कह दिया। दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, तो F नेट लिख देता हूं मैं सीधा। F नेट आ गया यहाँ से √2 F1 प्लस F2, ठीक है, ये F नेट आ गया। अब हम चाहते हैं कि Q नॉट इसको बैलेंस करे, तो ये Q नॉट, अच्छा Q तो पॉजिटिव है, तो Q नॉट को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो वो अट्रैक्शन लगा पाएगा। और ये अट्रैक्शन किसके बराबर होना चाहिए, F इस नेट के नेट फोर्स के। बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो Q नॉट पहली बात तो यहाँ से क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, क्योंकि इसको अट्रैक्ट करना है। अब Q नॉट की वजह से फोर्स कितना होगा इसके ऊपर, तो हम लिखेंगे K Q नॉट इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस √2a होती है, तो ये हो गई √2a/2, a/√2। a/√2 का होल स्क्वायर, a/√2 का होल स्क्वायर बराबर √2, F1 कितना है, K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस F2 कितना है, K Q स्क्वायर अपॉन √2a का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, इस तरीके से। तो उसको जब आप सॉल्व करते हो यहाँ से, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाता है, और k से k कट जाता है ना, q से q कट जाता है, एक q बचेगा, तो q नॉट की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो वो आंसर हो जाएगा इस तरीके से। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ओके, तो ये मैंने बता ही दिया कि एक को बैलेंस करने से कैसे चारों बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि वो सेम फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा Q नॉट उनको, यहाँ पे भी वही लगेगा, यहाँ पे भी ऐसा ही लगेगा, यहाँ पे भी ऐसा ही लगेगा। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम वाले सवाल होते हैं ना। अब इक्विलिब्रियम वाले सवालों में एक और आता है, SHM का कॉन्सेप्ट भी आता है इसमें, वो भी थोड़ा सा सुन लो, बाकी SHM पढ़ोगे आप तब वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो कैसे होता है वो, इसमें SHM वाले सवाल भी बनते हैं। तो SHM तो वैसे आपका चल ही रहा है, तो ये आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। अच्छा, SHM के लिए क्या जरूरी है, एक फोर्स लगना चाहिए जो माइनस ऑफ kx की टर्म में हो। तो यहाँ पे हम फोर्स को ma लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस kx, तो यहाँ से a को हम लिख सकते हैं माइनस k अपॉन m, ये x, इसको हम कंपेयर कर देते हैं a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x से, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट k अपॉन m, और टाइम पीरियड आ जाता है 2π/ओमेगा, तो आ जाता है 2π अंडर रूट m अपॉन k। ये सभी को पता है यहाँ तक, है ना। तो हाँ। यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और जरूरत पड़े तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। और डायरेक्टली आप यहाँ से k की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहो तो यहाँ से निकाल दो, उसको फिर इस फॉर्मूले में रख दो सीधा, तो टाइम पीरियड यहाँ से निकाल दो, मतलब कुल मिला के सब घूम फिर के एक ही बात है। अब इसका यूज कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं, कैसे यहाँ पे ये आता है वो देखो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्या जरूरी है, एसएचएम के होने के लिए ये फोर्स होना बहुत जरूरी है, वो भी इसी इसी सेम फंक्शन में, कि माइनस ऑफ के एक्स की पावर भी 1 होनी चाहिए यहाँ पे। अगर x की पावर 1 से ज्यादा हो गई, जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, कुछ हो गई, तो फिर वो एसएचएम नहीं रहता है, फिर वो ऑसिलेशन बन जाता है, दोलन गति बन जाती है, सरल आवर्त गति नहीं रहती है। x की पावर 1 होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, k कांस्टेंट है, तो फिर हम कहते हैं कि भैया ये क्या है, एसएचएम की इक्वेशन है, और हम इसका टाइम पीरियड वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सरल आवर्त गति का टाइम पीरियड होता है, ऑसिलेशन यानी दोलन गति करेंगे तो उस दोलन गति में तो क्या होता है कि वो बढ़ता है या कम होता है, मतलब वो हम नहीं पढ़ते हैं, हम सरल आवर्त गति पढ़ते हैं, दोलन गति नहीं पढ़ते हैं, कोर्स में नहीं है, मतलब ये मान लो, है ना। उसका टाइम पीरियड वगैरह क्या होगा ये सब। ओके, तो हम एक सवाल देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे बनता है। तो मान लो कि एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, हम चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू, मतलब क्यू ही है, और बीच में एक चार्ज, बीचों बीच में मान लो डिस्टेंस हम ले लेते हैं ए,
यहाँ बीचों बीच में एक चार्ज रखा है क्यू नॉट, वो भी प्लस चार्ज है ना। अब इस क्यू नॉट चार्ज को आपको बताना है कि अगर इस क्यू नॉट चार्ज को मैं हल्का सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ एक्स, तो बताओ ये सरल आवर्त गति करेगा कि नहीं करेगा, और अगर ये सरल आवर्त गति करता है तो उसका आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होगा। ये ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना होता है कि क्या ये सरल आवर्त गति करेगा या नहीं करेगा, मतलब ऐसी कंडीशन बन रही है कि सरल आवर्त गति करेगा या नहीं करेगा, राइट। ओके, तो हम कैसे चेक करेंगे वो देखना। तो जैसा कि इसमें बताया कि हमने हल्का सा एक्स इधर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, अभी की क्या कंडीशन है, इस वक्त की क्या कंडीशन है, देखो मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ। इस वक्त की कंडीशन बताना क्या है। तो इस वक्त मैं कह सकता हूं कि जैसे यहाँ पे था प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे भी था प्लस क्यू चार्ज, अभी ये बीचों बीच यहाँ पे है, यहाँ पे क्यू नॉट। तो अभी इस पे फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, तो एक क्यू क्यू नॉट पर इधर फोर्स लगाएगा और इधर की वाला क्यू उस वाले पे भी इधर फोर्स लगाएगा, तो दोनों फोर्स सेम है क्योंकि वो बीचों बीच में रखा है। तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर इधर लगेगा और के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर इधर लगेगा, तो फोर्स बराबर है। मतलब मैं इसको कह सकता हूँ कि अभी तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है। अब हमने क्या किया, इसको हल्का सा शिफ्ट कर दिया, तो ये क्यू ये क्यू तो अब क्या किया हमने, ये इसकी साम्यावस्था थी, लेकिन इसको हमने x शिफ्ट कर दिया इधर, मतलब अब ये क्यू नॉट चार्ज शिफ्ट हो गया x और यहाँ आ गया। तो अब क्या होगा बताओ, अब क्या दोनों फोर्स बराबर रहेंगे जो इस पे लगेंगे, नहीं। अब नहीं। ये इस क्यू के पास आ गया, इस वाले क्यू के ये पास आ गया, तो ये वाला क्यू जो इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला फोर्स ये बड़ा ज्यादा होगा, लगाएगा। ये वाला क्यू उस पे छोटा फोर्स लगाएगा क्योंकि वो उससे दूर चला गया है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है और वो इससे दूर चला गया, तो ये वाला फोर्स छोटा हो जाएगा। तो ये जो क्यू नॉट है इस पे नेट फोर्स किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा नेट फोर्स, क्योंकि ये वाला ज्यादा है। अब नेट फोर्स इधर आएगा तो ये क्यू नॉट इधर चलेगा, मतलब हमने खिसकाया इधर है और फोर्स इधर लग रहा है। भाई अच्छी बात है, मतलब दोलन गति की कंडीशन बन रही है कि हमने खिसकाया तो इधर है और फोर्स इसमें इधर लग रहा है, ठीक है। अगर हम दूसरी साइड खिसकाते तो क्या होता, अगर हम इसको दूसरी साइड खिसकाते क्यू नॉट को, तो उस केस में ये वाला जो क्यू है राइट हैंड साइड वाला, ये इसको ज्यादा फोर्स लगाता और जो इधर वाला क्यू है छोटा फोर्स लगाता। मतलब इस केस हमने इधर खिसकाया, यानी कि एक्स अगर पॉजिटिव है तो फोर्स किधर आ गया, नेगेटिव में। तो बोले सही काम चल रहा है। तो मतलब इस केस में हम ये कह सकते हैं कि हाँ दोलन मतलब एसएचएम करेगा ये नहीं पता हमें, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ऑसिलेशन होगा। अब वो ऑसिलेशन एसएचएम होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि फोर्स की इक्वेशन क्या आती है। अगर फोर्स की इक्वेशन माइनस की एक्स के टर्म में आ जाती है तो हम कहेंगे कि वो ऑसिलेशन एसएचएम होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस फोर्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, चलिए तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं फोर्स की इक्वेशन। तो हम पॉजिटिव में खिसकाते हैं जनरली, है ना, तो कुछ भी किसी भी खिसका लो, पर मैं चाहता हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसको इधर कर देता हूँ कि हमने चार्ज को इधर एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया तो चार्ज यहाँ आ गया क्यू नॉट। अब इस पे जो फोर्सेस लगेंगे तो उस पे एक फोर्स तो इधर वाला क्यू लगाएगा इस तरफ, ठीक है, और ये वाला क्यू लगाएगा इस तरफ, ये छोटा होगा। तो अगर मैं इसका एफ नेट लिखूंगा तो एफ नेट क्या लिखूंगा, एफ नेट बराबर, है ना। अच्छा दोनों का नाम देता हूँ मैं, एक को F1 बोल देता हूँ एक को F2 बोल देता हूँ, तो ये हो गया F1 ये हो गया F2। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2। नहीं F1 उधर है F2 उधर है, तो ये मैग्नीट्यूड में लिखूंगा, क्योंकि देखो अगर हम वेक्टर में लिखेंगे तो प्लस आएगा, फिर जब F2 लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली माइनस ऑफ एफ आई कैप जे कैप वो बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये नेट फोर्स आ जाएगा। नेट फोर्स कैसे निकालना है, हम जानते ही हैं कि अगर किसी चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हो तो उनका वेक्टर सम आप कर दो तो आपका नेट फोर्स आ जाता है। अब नेट फोर्स हम लिखते हैं F1 का, तो F1 की डायरेक्शन है पॉजिटिव में तो आ जाएगा पॉजिटिव, बट F2 की डायरेक्शन नेगेटिव में, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, माइनस ऑफ F2। तो अब ये मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि डायरेक्शन हमने प्लस माइनस में दिखा दी, पहले वेक्टर थे तो मतलब वो
वेक्टर थे, तो इसलिए हमने इनको जोड़ दिया। F1 क्या होगा? F1 हो जाएगा K Q Q नॉट डिवाइडेड बाय A प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस F2 कितना हो जाएगा? K Q Q नॉट डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैसा आया देखो, तो चार्ज यहाँ पहुंच गया, ये डिस्टेंस A थी, तो अब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस हो गई A प्लस एक्स, तो इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो गई? ये हो गई A माइनस एक्स, इस तरीके से। तो F1 किसका फोर्स था? इस वाले का, तो वो तो हमने लिख दिया A प्लस एक्स का स्क्वायर, और F2 किसका फोर्स था? इस वाले का, तो ये लिख दिया हमने A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो जो कॉमन आ रहा है बाहर निकाल लो। K Q Q नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? तो ये नीचे से आया A प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर कितना बचा? ऊपर आया A माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिख के ऐसे कर दिया, तो क्या आ गया? ये K Q Q नॉट, ऊपर ओपन करना पड़ेगा तो कर दो ओपन, A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AX माइनस A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2AX, और नीचे कितना आ गया? ये बन गया A प्लस बी A माइनस बी। तो A प्लस बी A माइनस बी होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे हम काट देंगे, तो आप काट तो देखोगे तो A स्क्वायर से A स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो यहाँ बचा बराबर K Q Q नॉट, नीचे आया, ऊपर बचा माइनस 4AX, तो ये हमारा एफ नेट आया। तो अब ये एफ नेट देख के तो नहीं लग रहा कि ये एफ बराबर माइनस के एक्स के प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो देखो बाकी सब ठीक है, माइनस आ रहा है, के हम कांस्टेंट ले ही लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो के है, गौर देने वाली बात, ये वाला जो के है वो कूलाम कांस्टेंट है, कूलाम नियतांक है, और जो एसएचएम की इक्वेशन में के होता है वो एसएचएम कांस्टेंट होता है। दोनों अलग है। ये दोनों अलग है ना, खैर, बट यहाँ पे x की पावर 1 आएगी, और यहाँ पे तो x पता नहीं कितना गंदा सारा A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम कह देंगे कि अभी जो इक्वेशन आई है ये एसएचएम तो नहीं है, बट हाँ दोलन गति तो हो रही है, ऑसिलेशन तो हो रहा है। बोले कि अच्छा ठीक है, तो एसएचएम कैसे करें इसको? तो बोलते हैं कि अगर x बहुत छोटा हो जाए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही एक कंडीशन दी होती है, कई बार ऑप्शन में दी होती है कि x के अल्प विस्थापन के लिए अगर x बहुत छोटा हो, x इज वेरी स्मॉल, देन अगर x बहुत छोटा हुआ, x बहुत छोटा हुआ, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, x बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, मतलब a के कंपैरिजन में तो a तो बहुत बड़ी चीज हो गई भाई x से, है ना। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं अब थोड़ा, इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं अप्रोक्सीमेशन के साथ। तो ये कितना बन जाएगा? एफ नेट बराबर, माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, के क्यू क्यू नॉट, यहाँ कितना हो गया? 4AX, नीचे अगर मैं x बहुत छोटा है उसको एलिमिनेट कर दूं, तो ये बन जाएगा a की पावर 4। x बहुत छोटा है तो, बहुत छोटा है तो उसको जीरो ले लिया हमने, तो a की पावर 4 हो गया, एक a से एक a चला गया, तो जो फाइनल इक्वेशन बनी है एफ नेट की वो बनी माइनस के क्यू क्यू नॉट 4/a³ x, 4 a से कट गया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन a³। अब मैं कह सकता हूं कि ये f बराबर माइनस के एक्स के इक्वल है, के एक्स को मतलब x की पावर 1 आ गई, अब ये इसके सिमिलर है, तो यहाँ से अब हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मास था उसका मास m ले लेते हैं, ये क्यू नॉट का मास हम m ले लेते हैं, तो
इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। तो के की जगह ये पूरा आ जाएगा, ये 4k क्यू नॉट डिवाइडेड बाय ए क्यू, इस तरीके से। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के में उसके कांस्टेंट की वैल्यू हम रख देंगे, के एस एच एम का जो कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा टाइम पीरियड हमें मिल जाता है। इस तरीके से हम इन सवालों को करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम कर सकते हैं, बस तरीका सेम रहेगा जो आपको एसएचएम में सिखाया जा रहा है ना। आपको यहाँ पे बस फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का भी यहाँ पे यूज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम ये सब पढ़ते हैं कि फोर्स कैसे लगता है। अगर अभी हमने फोर्स किस पे पढ़ा है, केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट पे पढ़ा है ना, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट पे ही पढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ से जो जो क्वेश्चन बन सकते थे, जो भी हो सकता था, वो हमने कर लिया। पॉइंट मास से जो भी हम जितना कर सकते थे हमने कर लिया। अब हम आगे भी और भी तरह तरह के फोर्स पढ़ेंगे अलग अलग चीजों की वजह से, लेकिन उससे पहले हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र कुछ नहीं है, बस बहुत छोटी चीज है। कैसे? देखो, कोई भी चार्ज होता है, कोई भी चार्ज है, चाहे वो प्लस चार्ज है, चाहे वो माइनस चार्ज है, चाहे वो छोटा चार्ज है या कोई बहुत बड़ा चार्ज है, सभी के चारों ओर उसका एक क्षेत्र होता है, उसका एक प्रभाव होता है। तो उसे ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हर कोई सा भी चार्ज हो, उसके चारों ओर उसका एक प्रभाव होता है। और इस प्रभाव में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, इस प्रभाव में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, तो वो बल अनुभव करता है। तो ये जो प्रभाव है इस चार्ज का, गुलाबी कलर का जो मैंने दिखाया है, ये क्या है? ये इस वाले चार्ज का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र बस एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा प्रभाव है जो हर आवेश अपने चारों ओर उत्पन्न करता ही है। और उस क्षेत्र में जब कोई दूसरा चार्ज लाया जाता है, तो वो बल का अनुभव करता है। तो यानी कि बल क्या कॉन्सेप्ट हो गया? बल कॉन्सेप्ट हो गया दो चार्ज का। मतलब एक चार्ज तो फील्ड बनाएगा, उस फील्ड में दूसरा चार्ज आएगा तो फोर्स फील करेगा, तो उस पर फोर्स लगेगा। लेकिन अगर दूसरा चार्ज नहीं होता, क्या तो ये विद्युत क्षेत्र नहीं होता? क्या विद्युत क्षेत्र तो होता, क्योंकि यहाँ चार्ज है। तो चार्ज है, चाहे अकेला है, तो उसका क्षेत्र होगा। हर चार्ज का अपना क्षेत्र होता है। वैसे यहाँ जो ग्रीन कलर का चार्ज है, इसका भी अपना क्षेत्र है। ऐसा तभी तो इस गुलाबी वाले ने फोर्स फील किया, क्योंकि इस ग्रीन के क्षेत्र में गुलाबी वाले को लाया गया है, तो उस पर भी फोर्स लगेगा। ऐसा तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो क्षेत्र है वो अकेले चार्ज की प्रॉपर्टी है, मतलब केवल सोर्स की प्रॉपर्टी है। इसको मैं सोर्स कह सकता हूँ, क्योंकि ये फील्ड पैदा कर रहा है। और टेस्ट क्या हो जाएगा? दूसरा चार्ज जो लेके आया जाएगा, जो दूसरा चार्ज लाया जाएगा, वो क्या हो गया? टेस्ट चार्ज। इस पर फोर्स लगेगा, जो कि हमने अब तक कैलकुलेट किया है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा, वही तो है। बट हम एक नई चीज पढ़ रहे हैं, फील्ड। फील्ड केवल सोर्स की प्रॉपर्टी है। मतलब कोई बच्चा, जैसे अभी आज 16 बच्चे प्रेजेंट है ना, 18 नहीं है, तब भी मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। 15 होते तब भी मैं पढ़ाता ही, 11 होते तब भी मैं पढ़ाता ही। ऐसे ही ये जो चार्ज है वो तो विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा ही, चाहे दूसरा चार्ज वहां हो या मत हो। अगर होगा तो उस पर फोर्स लग जाएगा, नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी वाली बात है। तो विद्युत क्षेत्र बेसिकली सोर्स की प्रॉपर्टी है। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अब जैसे विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ लिया कि हाँ, ये बात हमें समझ में आ गई कि हर आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। भाई अच्छी बात है, ठीक है। बट इस क्षेत्र की कुछ वैल्यू भी तो होती होगी कि भाई यहाँ से R डिस्टेंस पे कितना होगा क्षेत्र, यहाँ से R1 डिस्टेंस पे कितना होगा क्षेत्र, यहाँ से R2 डिस्टेंस पे कितना होगा क्षेत्र। ऐसे जैसे फोर्स निकालते हैं कि भाई दो अगर R डिस्टेंस पे है तो दोनों के पीछे फोर्स कितना लगेगा, ज्यादा दूर है तो कितना लगेगा, उस तरीके से। तो वैसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
या हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कितनी होगी उसका फॉर्मूला। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे डिफाइन किया है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे परिभाषित कैसे किया गया कि किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उस बिंदु पर लगने वाले फोर्स और उस बिंदु पर रखे हुए चार्ज को डिवाइड कर दिया तो उस पॉइंट पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब देखो समझते हैं कैसे, समझते हैं कैसे, क्या कहना चाह रहा है फॉर्मूला, ये कहना चाह रहा है कि मान लो ये चार्ज Q है और ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र ऐसे इस तरीके से पैदा कर रहा है। ये ई वेक्टर है, हर दिशा में ई वेक्टर है, ये है ना, ई वेक्टर है। अब हमसे पूछा गया है कि एक चार्ज है जो यहां रखा है P पॉइंट पर, हमसे पूछा गया है कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। हमें बताना है कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये पॉइंट P है ना, तो हमें ई पी बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर क्या होगी। तो बोले क्या करें, तो वो कुछ नहीं, इस पे एक चार्ज रखो क्यू नॉट, इस चार्ज पे फोर्स निकाल लो। तो इस चार्ज पे वो फोर्स लगेगा एफ, वो लगेगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस आर मान लो तो आर स्क्वायर। फोर्स की दिशा होगी ये वाली, ये जो मैंने दिखाई है एरो से, तो ये वेक्टर बन गया, ये हो गया फोर्स वेक्टर के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, दिशा हमने ऐसे डायग्राम में दिखा दी। तो बोले अब इस पे फील्ड निकाल दो, ये तो आपने फोर्स निकाला, फील्ड निकालो। बोले ठीक है फील्ड निकाल देंगे। फील्ड निकालने के लिए क्या है, बस जो फोर्स आया है, जो फोर्स आया है तो फोर्स और जिस चार्ज पर फोर्स निकाले उसी को से डिवाइड कर दो, इस चार्ज को डिवाइड कर दो जिस पे हमने फोर्स निकाला है, तो ये बन जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और दिशा, बोले दिशा तो वही होगी जो है फोर्स की है, वही क्षेत्र की होगी, क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होगी जो फोर्स की है, क्योंकि देखो यहाँ से हम वेक्टर इक्वल करा सकते हैं। तो दिशा क्या हो जाएगी, बोले दिशा भी यही हो जाएगी, ईपी वेक्टर। तो बोले इस तरीके से हम, इस तरीके से हम, ये तो मैग्नीट्यूड है तो इसलिए मैं इसको ऐसे मैग्नीट्यूड में लिख देता हूँ। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो बेसिकली फील्ड क्या है, फील्ड की तीव्रता क्या है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स, मतलब अगर क्यू नॉट को 1 कर दूं मैं, मतलब यहाँ पे जो मैंने चार्ज रखा है क्यू नॉट, इस क्यू नॉट को मैं 1 ले लूं, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्यू नॉट हो गया 1, तो यही तो हो गया फील्ड या फील्ड की इंटेंसिटी। इस तरीके से तो हम जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स, द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ई बराबर एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट कौन सा पॉइंट है, वो वही बिंदु है जिस बिंदु पर आपको फील्ड निकालना है। तो आप देख रहे हो जब विद्युत क्षेत्र का फाइनल फॉर्मूला आया तो इसमें केवल वही चार्ज है जो जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र लग रहा है, मतलब इसमें उस दूसरे चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तुम क्यू नॉट रखो, Q1 रखो, Q2 रखो, 1000 Q रखो, कुछ भी रखो, यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो सेम रहेगी। हाँ फोर्स जरूर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्यू नॉट चेंज होने से फोर्स चेंज हो जाएगा, पर फील्ड चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि टेस्ट चार्ज चेंज होने से, टेस्ट चार्ज चेंज होने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तीव्रता पर कोई प्रभाव, कोई प्रभाव का मतलब ना तो उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण चेंज होगा और ना ही उसकी दिशा पर कोई असर पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन
वल पर पड़ता है, उन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उस पर पड़ता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है आप सभी की। तो हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अलग अलग आकृतियों की वजह से विद्युत क्षेत्र। तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है, सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट चार्ज। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट चार्ज है Q, और यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु है P, एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एक पॉइंट P पर। तो मैं आपको कैसे बताऊंगा, पहले उसका मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा, फिर उसकी डायरेक्शन बताऊंगा। ऐसे मैं हर बार ऐसे ही करूंगा, ठीक है। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा r डिस्टेंस पर K Q अपॉन R स्क्वायर। ये तो हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन हो जाएगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसी लाइन को मिलाते हुए दूर की तरफ, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द चार्ज। तो मैं लिख दूंगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है देन अवे फ्रॉम चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द चार्ज। मतलब अगर पॉजिटिव है तो दूर, धक्का देते हुए दूर की तरफ, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो पास की तरफ। नेगेटिव चार्ज क्या मतलब, यहाँ पे अगर प्लस क्यू है तो दूर, अगर यहाँ माइनस क्यू होता तो पास, इस तरीके से। ठीक है, तो इस पर हम करेंगे कुछ क्वेश्चन या कर लेंगे, देखते हैं। ओके, तो ये सवाल है, आपको ध्यान हो गई, हमने फोर्स में भी किया था। यहाँ पे एक चार्ज क्यू नॉट रख दिया था पॉइंट पी पर, एक चार्ज क्यू, उस पर फोर्स निकाला था। लेकिन अभी वो नहीं है, अभी आपको फील्ड बताना है इस पॉइंट पी पर। इन दोनों चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर फील्ड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपको नेट फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉइंट चार्ज है। तो कर दो जल्दी से, बहुत ही आसान है, सेम टू सेम होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो जैसे हम फोर्स में करते थे कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल्शन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, वैसे ही यहाँ पे देखना है कि यहाँ कौन से चार्ज है। तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब प्लस। तो ये प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पी पर, वो ऐसे अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा, और वैसा ही सेम टू सेम इधर भी होगा, यहाँ पे भी ऐसे अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा। और मैं सिमेट्री से कह सकता हूँ डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा। अब आगे की कहानी तो आप जानते ही हो कि यहाँ हम थीटा ले लेते हैं, तो सिमेट्री से यहाँ भी थीटा होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। यहाँ कॉम्पोनेंट करेंगे तो ये आ जाएगा ई कॉस थीटा ऊपर, और इधर वाला कंपोनेंट भी आ जाएगा इसका ई कॉस थीटा। ऊपर वाले कंपोनेंट आ जाएंगे 2e साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा ई कॉस थीटा कट जाएगा, तो जो नेट आएगा वो आएगा 2e साइन थीटा। यहाँ से हम 2e की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, और साइन थीटा में लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, हो गया है। और डायरेक्शन तो आप जान ही रहे हो, ऊपर की तरफ आ जाएगी जे कैप में। हाँ अगर हम पॉइंट चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो फोर्स जैसा ही है,
बस एक चार्ज कम हो जाता है, वहां फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बाकी डायरेक्शन वगैरह सब सेम ही है, प्लस है तो दूर, माइनस है तो पास, इस तरीके से। तो हम इसमें वही सेम सवाल ले सकते हैं चाहे तो, है ना। तो चलें फिर आगे चलें अपन, है ना। अगले उसका चार्ज देखते हैं किसी और की वजह से। तो हमने सबसे पहले लिया पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। अब हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज। लाइन ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। तो लाइन में बहुत सारी लाइन होती है, इनफाइनाइट लाइन, सेमी इनफाइनाइट लाइन। अब उसमें भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है चार्ज का। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट, फाइनाइट मतलब सीमित, वायर या लाइन। तो हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब समान रूप से आवेशित। तो इसका बड़ा चक्कर पड़ेगा कि आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से आवेशित सीमित तार के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो इसका बड़ा वो रहेगा इंपॉर्टेंस की जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी चार्ज डेंसिटी कैसी है। तो आपको पता है चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है, जैसे मास डेंसिटी डिफाइन होती है, मास में कौन कौन सी, लैम्डा, सिग्मा, रो। तो इसको बताने से पहले मैं आपको वही थोड़ा याद दिला देता हूँ कि यहाँ पे 3 तरह की चार्ज डेंसिटी होंगी, यानी कि आवेश घनत्व हम जिन्हें कहेंगे। 3 तरीके के होंगे। पहला लैम्डा, ये होगा रेखीय आवेश घनत्व। और हम लैम्डा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। जितने भी चार्ज पर, जितना भी लेंथ पर वो चार्ज है तो उसको डिवाइड कर दो। मतलब अगर आप किसी का लैम्डा निकालना है तो चार्ज अपॉन लेंथ। दूसरा होता है सिग्मा, इसमें हम बोलते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। मतलब इसमें एक सरफेस होती है, उस पे चार्ज फैला हुआ रहता है। जैसे रेखीय आवेश घनत्व तो कहाँ मिलेगा आपको, रेखीय आवेश घनत्व के 2 एग्जांपल हैं, या तो रॉड या रिंग। रिंग में आपको रेखीय आवेश घनत्व मिलता है, रॉड में आपको रेखीय आवेश घनत्व मिलता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको किसमें मिलेगा, डिस्क में या हॉलो स्फीयर में। मतलब जहां पे भी वॉल्यूम में अंदर कुछ नहीं भरा है, लेकिन हाँ लाइन भी नहीं है, पूरा एक सरफेस है। सिग्मा, सिग्मा हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया। वॉल्यूम में चार्ज नहीं भरा है लेकिन हाँ सरफेस पे चार्ज है। और तीसरा होता है रो, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, मतलब आयतनीय आवेश घनत्व। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है Q अपॉन वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम है वो चार्ज है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सॉलिड स्फीयर, जो हमारे काम आएगा, ठोस गोला। ठीक है, इस तरीके से आवेश घनत्व होते हैं। इसको हमने लिख लिया, हमें पता है। सेम टू सेम सेंटर ऑफ मास में आपने पढ़ा है 11th क्लास के उस फिजिक्स में कि बस वहां पे Q की जगह एम आ जाता है, बाकी सारी कुछ चीजें सेम रहती है ना। ठीक है, तो अब हम करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट वायर। तो मान लीजिए ये कोई वायर है, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अभी बताते हैं, ये वायर हो गया कोई फाइनाइट मतलब सीमित लंबाई का वायर। तो इस पे चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है कि कहीं पे भी चार्ज ज्यादा नहीं है, कहीं पे भी चार्ज कम नहीं है, बराबर बराबर है।
कहीं पे भी घनत्व ज्यादा नहीं है, कहीं पे भी घनत्व कम नहीं है, एकदम बराबर बराबर चार्ज पूरे रॉड पे, पूरे वायर पे फैला हुआ है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि ऐसे वायर होना जरूरी नहीं है, पर ऐसा नहीं कि ये जरूर कि कोई ना कोई वायर ही होना चाहिए कि भैया वायर हटा दो और चार्ज है, मतलब चार्ज होना चाहिए इस तरह से लंबाई में फैला हुआ। अब जरूरी नहीं कि वायर पे हो, वायर हटा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज पर इस तरीके से होना चाहिए। ऐसे मतलब चार्ज लिया और छोटे 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 पॉइंट चार्ज लिया और उनको ऐसे लाइन में जमा दो जमा दो जमा दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी, ठीक है, ओके। अब इससे आर डिस्टेंस पे, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना। तो आप ऐसा करो, इस पॉइंट पी को आप बीच में मत मानो, कि जरूरी नहीं बीच में हो, ऐसे ऐसे मान लो, थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए। तो हमें क्या क्या गिवन रहता है पहले देख लो। हमें गिवन रहेगा चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये आर गिवन रहेगा, और एक और चीज हमें गिवन रहती है, वो होता है एंगल। किस न किसी तरीके से वो गिवन रहता ही है, मतलब उस पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उस पॉइंट से आप जो लाइन है, वायर है, उसके ऊपर वाले पॉइंट को मिलाओ और उससे नीचे वाले पॉइंट को मिलाओ। तो ये जो एंगल बन रहा है बीच में, ये भी आपको गिवन रहता है, ये वाला एंगल। तो एंगल नापना कैसे है, तो देखो, ये जो बीच मिलाने वाली परपेंडिकुलर लाइन है, ये यहां से एंगल नापना है। तो ऊपर चलोगे तो ये वाला एंगल आएगा, इसको कहेंगे हम थीटा 1। ये ध्यान से देख लो, थीटा 1 और थीटा 2 क्या होता है, और ये हो जाएगा थीटा 2। तो ये चीजें आपको गिवन रहती हैं, क्या क्या गिवन रहती है, और फिर से देख लो। आपको आर गिवन रहेगा, आर क्या है, पॉइंट पी से जिस वायर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, उस पॉइंट पर एक आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो डिस्टेंस आर हो जाएगी, वो आर आपको पता रहती है। ऊपर वाले पॉइंट को मिलाओगे, पी से ऊपर वाले पॉइंट को, तो थीटा 1 पता है, नीचे जाओगे तो थीटा 2 पता है, और चार्ज डेंसिटी लैम्डा पता है। अब इतना अगर पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो ये आता है, सुनो ध्यान से। इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर, इसे हम कहेंगे ई परपेंडिकुलर, ये होगा के लैम्डा अपॉन आर, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और एक कंपोनेंट होगा पैरेलल वाला, एक कंपोनेंट होगा पैरेलल वाला, उसकी मैं डायरेक्शन नहीं बना रहा हूँ, उसका कारण बताऊंगा क्यों डायरेक्शन नहीं बना रहा हूँ, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होगा, के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ऊपर तो प्लस था। हाँ, तो ऊपर तो क्या था, प्लस था, तो यहाँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और डायरेक्शन भी फिक्स है यहाँ पे, कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ ही आएगा, नेगेटिव होता तो पास हो जाता, ऑब्वियस है ये तो, है ना। हम हमेशा प्लस वाले की वजह से ही फॉर्मूले लिखते हैं। तो दूर की तरफ हो गया, तो ये पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ माइनस हो रही है ना, तो अगर ये टर्म बड़ा हो गया, ये टर्म छोटा हो गया, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, ये छोटा हो गया बड़ा हो गया तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो बेसिकली वो दिशा बता रहे हैं कि ई पैरेलल किस दिशा में होगा। तो पैरेलल बताओ, देखो परपेंडिकुलर यहाँ मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना। तो पैरेलल यहाँ क्यों लिखा मैंने, कि ये पैरेलल होगा इस लाइन के, तो पैरेलल ऊपर भी हो सकता है और इसको भी पैरेलल बोलेंगे। तो यहाँ डिसाइड करना है कि जो ई होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, जो विद्युत क्षेत्र का एक कंपोनेंट है पैरेलल वाला, वो ऊपर होगा कि नीचे होगा, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको तो हम मॉड में बंद कर देंगे। मॉड का मतलब चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए,
आपको तो पॉजिटिव वाला ही लेना है, ठीक है। आप डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? तो डायरेक्शन देखो सिंपल सी बात है डिसाइड करने के लिए। आपको यहाँ पे कौन सा हिस्सा बड़ा दिख रहा है? जैसे ऊपर वाला हिस्सा तो इतना सा है ना, और नीचे वाला हिस्सा ये वाला है। तो कौन सा हिस्सा बड़ा है बताओ, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला, नीचे वाला हिस्सा बड़ा है। नीचे वाला हिस्सा बड़ा है ना, तो कौन जीतेगा? मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो ऐसे लगाएगा मान लो, और नीचे वाला हिस्सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो ऐसे लगाएगा, है ना। तो उसका कंपोनेंट एक ऐसे और एक ऐसे आएगा, नीचे वाले की वजह से कंपोनेंट एक ऐसे और एक ऐसे आएगा। तो आगे वाले तो जुड़ गए, ये वाले घटेंगे। जीतेगा कौन? जिसका ज्यादा बड़ा हिस्सा होगा। तो यहाँ पे बड़ा हिस्सा किसका है? इस वाले का। तो यहाँ पे हाँ जो ई सर। पैरेलल आएगा वो ऊपर आएगा। मतलब ई पैरेलल आपको हमेशा आपको डायग्राम देख के, एंगल देख के डिसाइड करना है। तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जिधर की साइड एंगल बड़ा होगा, जैसे θ2 यहाँ बड़ा है, वो जीतेगा। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो प्रभावी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे गौर से देखो, जैसे मान लो यहाँ की लेंथ अगर मान लो L, तो जितनी हिस्सा यहाँ पे L का है उतना तो एक दूसरे से कट जाएंगे ऊपर नीचे, ये और ये कट लेंगे। पर जो एक्स्ट्रा हिस्सा बचा ये, इसकी वजह से जो फील्ड आया वही तो जीतेगा यहाँ पे ऊपर वाला। हाँ हाँ सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे ध्यान रखो कि जिधर थीटा बड़ा होगा उससे दूसरी दिशा में आएगा। लेकिन ये मैं पॉजिटिव के लिए बता रहा हूँ, नेगेटिव होता तो जस्ट अपोजिट हो जाता। अगर मान लो ये पूरा नेगेटिव होता तो अब भी नीचे वाला ही जीतता क्योंकि बड़ा है। पर नीचे वाला बड़ा है लेकिन वो नेगेटिव है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा। तो उसके कंपोनेंट एक ऐसे और एक ऐसे होंगे, तो इधर आता पैरेलल। चलो मैं करा दूंगा। खैर अभी आप तो भी पॉजिटिव वाले पे ध्यान दो, अभी मैं अलग अलग केस ले लेंगे इसके, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे करना है ना। तो ये फॉर्मूला समझ लो अच्छे से, डायरेक्शन समझ लो अच्छे से, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है बस इस चैप्टर में, डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और डायरेक्शन मैंने डायग्राम में बता दी। तो डायग्राम में आप देख लो, परपेंडिकुलर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पैरेलल में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग से देख लो कि जो जीत रहा है उसकी वजह से आएगा, है ना। चलो इसके एक आध एग्जांपल मैं लेता हूँ। ठीक है, तो अभी तो अपन प्लस चार्ज ही ले लेते हैं फर्स्ट में। यहाँ जो चार्ज डेंसिटी लैम्डा है वो ले लेते हैं अपन 2 कूलाम पर मीटर। आर ले लेते हैं अपन 1 मीटर। θ1 ले लेते हैं हम 30 डिग्री। θ2 ले लेते हैं हम 60 डिग्री। चलो बताओ पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? चलिए तो मैंने सब कंडीशन सही से ली है। पॉजिटिव चार्ज लिया है तो एक परपेंडिकुलर तो आएगा ही, और लंबाई किसकी ज्यादा, नीचे वाले की। नीचे वाले का थीटा बड़ा है तो एक आएगा ऊपर। तो ये कितना आएगा पहले वो निकाल दो, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो क्या होता है के लैम्डा अपॉन आर, तो के की जगह के, लैम्डा कितना है 2,
आर कितना है 1, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2, तो ये आ गया। तो ये कौन सा कंपोनेंट आ गया? परपेंडिकुलर वाला। पैरेलल वाला निकाल दो, तो k की जगह k, लैम्डा है 2, r है 1, cos 30 cos 60, ये कितना आ गया? ये पैरेलल आ गया। अब आपसे पूछे कि अच्छा तो भाई नेट बता दो, नेट कितना आया, तो क्या करोगे आप? अंडर रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। ये मैं यहीं लिखता हूँ मैन यहाँ पे कि अगर नेट निकालना हो तो क्या करें, है ना। नेट निकालना हो तो क्या करें? अंडर रूट ऑफ ई पैरेलल का स्क्वायर। और अगर थीटा निकालना हो, जैसे जो भी रिजल्टेंट आएगा भाई, यहाँ आएगा कहीं रिजल्टेंट, उसका थीटा निकालना हो यहाँ से परपेंडिकुलर से, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस चलो, तो हमने क्या किया इस बार? इसको नेगेटिव कर दिया, बाकी सारी चीजें सेम है। लैम्डा वापस से हमने 2 कूलाम पर मीटर रख दिया, r बराबर 1 मीटर रख दिया, थीटा 1 बराबर 30 डिग्री, थीटा 2 बराबर 60 डिग्री, सब कुछ सेम है, बस प्लस की जगह माइनस कर दिया। माइनस चार्ज है, मतलब लैम्डा यहाँ पे माइनस कर दो, -2 कूलाम पर मीटर। तो इस केस में अब ये माइनस है ना, तो जो परपेंडिकुलर वाला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इसकी तरफ आता है, क्योंकि माइनस क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। और पैरेलल वाला ऊपर आता कि नीचे आता, वो हम देख लेंगे कौन जीता। तो जीतेगा वही जिसकी लंबाई ज्यादा है, तो लंबाई इस नीचे वाले की ज्यादा है, तो ये नेगेटिव है, तो अपनी तरफ खींचेगा ना, तो नेट इधर की साइड आएगा, तो उसका कंपोनेंट कहीं इधर आएगा, और नेट कहीं यहाँ आएगा, वो तो जो आएगा वो आएगा। बाकी हम फॉर्मूले लगा के वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं कि लैम्डा अपॉन r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 सेम आ जाएगा ऊपर जैसे, और रिजल्टेंट निकालना है तो वो भी सेम है, ई नेट बराबर अंडर रूट ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का